नमस्कार, मैं रजनीश पचौरी आपका SGS सरोवर के चैनल पर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे और प्रैक्टिस भी लगातार कर रहे होंगे, ये आपसे उम्मीद की जाती है। तो चलिए आज हम जो टॉपिक हमारा है जिसके विषय में हम बात कर रहे हैं वो है हमारा राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी हम बोलते हैं DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। यानी DPSP की हम बात जो करने जा रहे हैं, इससे पहले हम बात कर चुके हैं। भारत के जो संविधान में भाग 3 में वर्णित है मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, इसकी हमने बात की है और फंडामेंटल राइट्स को हमने कल ख़त्म किया अनुच्छेद 35 के साथ। और अगला जो चैप्टर है भाग 4, संविधान का भाग 4 का वर्णन करेंगे और इसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की बात की गई है भाग 4 में, और इनका अनुच्छेद 36 से 51 तक इनका वर्णन है और देखेंगे बारी बारी से कि इनमें क्या क्या व्यवस्थाएं हमारे लिए नीति निर्देशक तत्वों में की जाती हैं। वैसे इसका नीति निर्देशक तत्व का मूल काम होता है एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, यानी राज्य के कल्याण के लिए, जनता के कल्याण के लिए क्या क्या इसमें व्यवस्थाएं की गई हैं, ये हम इसमें पढ़ेंगे नीति निर्देशक तत्वों में। और देखेंगे कि DPSP हमें क्या क्या अधिकार देता है, यानी ये हमें क्या क्या सुविधाएं देता है। अधिकार हम नहीं कह सकते, सुविधाएं देता है। DPSP हमें क्या क्या सुविधाएं देता है ये हम देखते हैं इसमें। और सबसे पहले हम देखेंगे DPSP कहाँ से इस संविधान में इसका उल्लेख किया गया है। भारत शासन अधिनियम 1935 में वर्णित अनुदेश प्रपत्र को भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों के रूप में स्थान दिया गया है। अनुदेश प्रपत्र को भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों के रूप में स्थान दिया गया है और इस पर लोगों के अलग अलग अपने विचार भी हैं। हमने देखा कि मौलिक अधिकार जो हमें 12 से 35 में जिनका वर्णन है अनुच्छेद में, उसमें मौलिक अधिकारों का हनन होने पर हमने देखा अनुच्छेद 32 के तहत हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट की शरण ले सकते हैं। हमारे किसी भी मौलिक अधिकार का हनन सरकार के द्वारा किया जाता है तो हमारे मौलिक अधिकार जो है उनका संरक्षक जो है सुप्रीम कोर्ट उनका संरक्षक है। और नीति निर्देशक तत्व जो है हमारे, इनका संरक्षक न तो सुप्रीम कोर्ट है न हाई कोर्ट है। देखिए, अब आप देख रहे होंगे अनुच्छेद 36 से 51 तक वर्णन है इसका, लेकिन आपने देखा अनुच्छेद 3839 का यहाँ पर वर्णन किया गया है। मैंने यहाँ पर अनुच्छेद, आप लिखेंगे अनुच्छेद आर्टिकल जो 36 है, इसका यहाँ पर इसके बारे में नहीं लिखा है। क्यों नहीं लिखा है? कि इसमें अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा दी गई है कि राज्य क्या होगा। इसमें राज्य को परिभाषित किया गया अनुच्छेद 36 में, ये मैं कई बार आपको बता चुका हूं। और अनुच्छेद 37 जो मैंने है वो यहाँ पर नहीं लिखा, इसको मैं बता रहा हूं। मैंने क्या बताया अभी, अनुच्छेद 32 के तहत यदि मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, और अनुच्छेद 226 के तहत यदि हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो अनुच्छेद 226 के तहत डायरेक्ट हम हाई कोर्ट जा सकते हैं। बाकी किसी भी केस में या किसी भी व्यवस्था में हम डायरेक्ट हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। पहले हम निचली अदालत होती है उनमें जाते हैं, जिला न्यायालय होते हैं। उसके बाद हम जिला न्यायालय में जब हमारी व्यवस्था, जैसे मान लो हमें जिला न्यायालय जो होते हैं वो कोई केस में हमारी सुनवाई या कोई कार्रवाई नहीं हो पाती है हमारे जैसे हम चाहते हैं उस हिसाब से, यानी हम उसमें कोई दोषी ठहराए जाते हैं जिसमें हम दोषी नहीं हैं। जिला न्यायालय हमें दोषी ठहराता है और सज़ा बोलता है हमारे लिए किसी प्रकार की, तो हम डायरेक्ट अपील कहाँ करेंगे? फिर हम करेंगे आपके हाई कोर्ट में।
और हाई कोर्ट में यदि उसकी उचित सुनवाई नहीं हो पाती है उसके बाद हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते हैं, ये प्रावधान होता है ना। लेकिन ये दो मामले ऐसे हैं जहाँ पर मौलिक अधिकारों का जब हनन होता है तो अनुच्छेद 32 के तहत डायरेक्ट हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और अनुच्छेद 226 के तहत डायरेक्ट हम हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। तो इसमें अनुच्छेद 37 में कहा गया है कि अनुच्छेद 37 ये कहता है कि आपके नीति निर्देशक तत्व जो हैं यदि इनका हनन होता है राज्य सरकार के द्वारा तो आप किसी भी न्यायालय की शरण नहीं ले सकते, यानी न्यायालय इनका संरक्षक नहीं है। अनुच्छेद 37 ये कहता है, अनुच्छेद 37 कहता है कि यदि आपके नीति निर्देशक तत्वों का हनन होता है तो आप इसके लिए न्यायालय की शरण नहीं ले सकते। न्यायालय इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा कि राज्य नीति निर्देशक तत्वों को लागू करे या ना करे, वो राज्य के ऊपर है। वो राज्य को मौका इसलिए दिया गया है कि राज्य की स्थिति क्या है, राज्य अपनी स्थिति के अनुसार ये नीति निर्देशक तत्व जो है उन्हें निकाल कर अपने आप समय के अनुसार हमें बाहर कर देगा, वो देगा। तो वो राज्य के ऊपर छोड़ा गया, इसलिए ये प्रभावकारी नहीं है, यानी इस पर ये राज्य सुप्रीम कोर्ट इस पर इसे बाध्य नहीं कर सकता राज्य को। अनुच्छेद 37 ये कहता है। चलिए, तो अनुच्छेद 36 और 37 का हमने वर्णन कर दिया और अब अनुच्छेद 38 का वर्णन हम करेंगे। अनुच्छेद 38 देखते हैं। 38 क्या कहता है आप देखेंगे। अनुच्छेद 38 कहता है राज्य द्वारा सामाजिक आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय देना, यानी राज्य हमें सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय देगा, अनुच्छेद 38 कहता है। लेकिन ये जरूरी भी नहीं है कि आर्थिक न्याय आपको दे या सामाजिक न्याय दे पाए या राजनीतिक न्याय दे पाए, ये जरूरी नहीं है, मतलब बाध्यकारी नहीं है राज्य के लिए। यदि ऐसा न भी हो पाया तो आप किसी भी न्यायालय का दरवाजा नहीं खटखटा सकते, अनुच्छेद 37 से बोल चुका है। तो राज्य द्वारा सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय दिया जाएगा, अनुच्छेद 38 कहता है, क्लॉज 1। और 38 का क्लॉज 2 कहता है सबको समान आय वेतन तथा अवसर प्रदान करेगा राज्य, यानी समान आय यानी इनकम करेगा, लेकिन कर नहीं पाता कभी कभी। सबकी समान आय कहाँ है, राज्य को ये मौका दिया जा रहा है कि राज्य करेगा, तो जब राज्य की स्थिति होगी तब करेगा। फिलहाल राज्य की स्थिति नहीं है, तो अब आपने देखा है सबकी समान आय है, नहीं है। वेतन समान है, वेतन समान कार्य के लिए समान वेतन है, और अवसर भी देगा, अवसर भी राज्य देगा। यदि नहीं भी दे पाता है तो बाध्यकारी राज्य के लिए नहीं है, अनुच्छेद 38 का क्लॉज 2 कहता है। अब हम देखते हैं अनुच्छेद 39 क्या कहता है। अनुच्छेद 39 देखेंगे। अनुच्छेद 39 में कहा गया राज्य के लिए निर्देश। अनुच्छेद 39 में राज्य के लिए निर्देश बताए गए, और राज्य के लिए क्या क्या निर्देश बताए गए इसको हम देखते हैं क्रम से, क्या निर्देश बताए गए राज्य के लिए। अनुच्छेद 39A को देखते हैं। अनुच्छेद 39A कहता है महिलाओं और पुरुष को आजीविका के समान अवसर दिए जाएंगे, यानी महिलाओं और पुरुष को आजीविका जानते हैं, यानी अपना फैमिली चलाने के लिए जो भी कमाना धमाना होता है उसे हम आजीविका कहते हैं। तो आजीविका के समान अवसर किसको, महिला और पुरुष को, अनुच्छेद 39A कहता है दिए जाएंगे। तो वो दिए जाते हैं, महिला भी काम करती हैं और पुरुष भी काम करते हैं, है ना। हर क्षेत्र में ऐसा कौन सा फील्ड जिसमें महिलाओं को अवसर नहीं दिए जाते कमाने के, तो दिए जाते हैं। अनुच्छेद 39 का क्लॉज बी क्या कहता है, संसाधनों का समाज में समान वितरण होगा, यानी जो भी संसाधन है हमारे देश में, अभी तो राज्य की बात चल रही है, तो राज्य के आधार पर संसाधनों का समान वितरण होगा। संसाधन क्या, जैसे मान लो पानी की व्यवस्था है, पानी जैसे नदियां हैं, तो राज्य सबको समान पानी देगा, समान। ऐसा नहीं कि मान लो हिंदू बाहुल क्षेत्र तो हिंदू को पानी मिलेगा, मुसलमान को नहीं मिलेगा, या सिख को नहीं मिलेगा, सबको समान, कोई भेदभाव नहीं। अब आपने देखा है समान संसाधन समान क्या, जैसे सरकारी अस्पताल होते हैं उसमें 1 रुपये या 2 रुपये में पर्चा बनता है और दवाई हम लेने जाते हैं, तो क्या उसमें ऐसा है कि यहाँ नहीं, यहाँ केवल मुसलमान को ही दवाई मिलेगी या केवल यहाँ हिंदू को ही दवाई मिलेगी, क्या ऐसा है? बौद्ध धर्म के लोग कोई जो बौद्ध समाज है उसको दवाई मिलेगी, सिख को दवाई मिलेगी, या ईसाइयों को मिलेगी, या हिंदुओं को मिलेगी, या मुसलमान को मिलेगी, ऐसा तो नहीं है। यानी सरकारी अस्पताल में सबको समान मौका दिया जाता है। तो ये संसाधन ही तो हैं हमारे, है ना। संसाधनों का समान वितरण होगा, ऐसा नहीं है कि किसी को ज़्यादा किसी को कम। तो ये व्यवस्था अनुच्छेद 39 का बी करता है। 39C क्या कहता है, धन के केंद्रीकरण को रोकना। धन का केंद्रीकरण, यानी धन का केंद्रीकरण का मतलब है एक व्यक्ति पर अपार धन है और धन इकट्ठा करता जा रहा है, और एक व्यक्ति समाज में बहुत ज़्यादा गरीब है, तो इस चीज़ को रोकना। धन का केंद्रीकरण यानी एक जगह धन इकट्ठा, एक व्यक्ति
पूंजीपति होता जा रहा है और एक व्यक्ति गरीब होता जा रहा है। तो इसको रोकने की व्यवस्था है। लेकिन इसमें आपने पढ़ा, अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो ऐसा तो है, तो क्या धन के केंद्रीकरण को रोकना ये अनुच्छेद 39C कहता है? तो क्या ऐसा है? क्या धन का केंद्रीकरण नहीं है? हम देख रहे हैं कि जो व्यक्ति पूंजीपति है वो पूंजीपति होता जा रहा है और जो गरीब है वो और ज्यादा गरीब होता जा रहा है। तो केंद्रीकरण, धन का केंद्रीकरण कहाँ रुक रहा है? नहीं रुक रहा, लेकिन इसमें वर्णित है। तो राज्य से रोक कहाँ पा रहा है? लेकिन आप इसके लिए सुप्रीम कोर्ट जाए तो नहीं जा सकते, क्योंकि बाध्यकारी नहीं है। ये है। चलिए, अनुच्छेद 39D कहता है महिला एवं पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन मिलेगा। 39D कहता है कि महिला हो या पुरुष हो, यदि समान कार्य है तो समान। जैसे अब आप देख लें, किसी भी स्कूल में, प्राइमरी स्कूल है, उसमें सहायक अध्यापक होते हैं, तो महिला हो या पुरुष हो समान वेतन है उनका। पुलिस में, सिपाही लाइन में है, तो महिला हो पुरुष हो समान वेतन है ना। तो इस प्रकार से समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था इसमें अनुच्छेद 39D में की गई है। ये हमने देखा, समान कार्य के लिए समान वेतन। इससे क्वेश्चन बहुत आते हैं परीक्षा में, देखना। और अगला है, आप देखेंगे 39 क, आपको दिखाई दे रहा होगा, इसमें नीचे लिखा हुआ है 39 क। ये बाद में जोड़ा गया था। ये कब जोड़ा गया था? बाद में। और बाद में कब जोड़ा गया था? आप देखेंगे 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा। 39 क को 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था। इसमें क्या क्या कहा गया देखें, समान न्याय एवं मुफ्त कानूनी सहायता, मुफ्त विधिक सहायता। न्याय समान होंगे, तो ये आप निर्णय करें क्या न्याय समान हो पाते हैं? समान न्याय एवं मुफ्त कानूनी सहायता, मुफ्त कानूनी सहायता तो है। यदि हमारी हैसियत नहीं है कि हम कोई वकील प्राइवेट अपना कर पाएं, तो सरकार हमें सरकारी वकील का करने का मौका देती है, सरकारी वकील हमें मिलता है, वो तो ठीक है। लेकिन क्या समान न्याय मिल पाता है? कई बार ऐसा होता है कि जो व्यक्ति किसी क्राइम में, उसका वो इन्वॉल्व ही नहीं था, ही वॉज नॉट इन्वॉल्व इन एनी क्राइम, उसे अपराधी सिद्ध कर दिया। वो किसी क्राइम में इन्वॉल्व नहीं था एक व्यक्ति, और जब न्यायालय में उसे चला तो सबूत ऐसे जुटा दिए गए कि न्यायालय ने उसे दोषी सिद्ध कर दिया, सजा दे दी। तो क्या वो समान न्याय हुआ? नहीं हुआ। इस प्रकार से तो नहीं हो पाता ना। तो अब कानून क्या देख रहा है? कानून तो साक्ष्य देख रहा है, सच्चाई क्या है। वो तो अब व्यवस्थाएं ऐसी हो जाती हैं कि जहाँ साक्ष्य नहीं होते वहाँ साक्ष्य बना दिए जाते हैं। तो इस प्रकार से आप देखेंगे, इसका निर्णय आप खुद करें, क्या समान न्याय है हमारे लिए? संविधान तो कहता है समान न्याय मिलेगा, लेकिन उसे जमीनी स्तर पर देखें तो क्या वो है? लेकिन हाँ, मुफ्त कानूनी सहायता हमें मिलती है, ये फैक्ट है। तो हमने 39 देखा, अनुच्छेद 38 देखा, 36 में राज्य की व्यवस्था बताई गई है, राज्य क्या है, और 37 में बताया गया है अनुच्छेद में कि यदि आपके नीति निर्देश तत्वों को का हनन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं जा सकते। यानी ये न्यायालय द्वारा इन पर ये प्रवर्तनीय नहीं है, न्यायालय इनमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, है ना। तो ये था। अब आप नीचे देखेंगे, ये कोने में लिखा हुआ है, भाग 3 व भाग 4 को मिलाकर पढ़ने पर संविधान की आत्मा तथा चेतना कहते हैं। ये भाग 3 और भाग 4 जो लिखा हुआ है कोने में, इसे देखेंगे। इन भाग 3 और भाग 4 को पढ़कर मिलाकर पढ़ने पर संविधान की आत्मा तथा चेतना कहते हैं। वैसे भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा या हृदय कहा था, है ना। तो इसमें अलग अलग विचारधाराएं सबकी हैं नीति तत्वों के लिए। इस पर जगह नहीं है, इसलिए मैं बोल देता हूँ, आप लिखते चलेंगे, मैं बोल देता हूँ आप लिखेंगे। इसमें देखिए, एक टीटी कृष्णामाचारी थी, किसकी? आपकी उसकी विधानसभा का गठन उसका हुआ था, प्रारूप समिति का जब गठन हुआ था तो उसमें कृष्णामाचारी, टीटी कृष्णामाचारी थे। तो टीटी कृष्णामाचारी कहते हैं, वो क्या कहते हैं कि मैं, यानी नीति निर्देशक तत्व जो हैं इन्हें स्थायी कूड़ाघर कहा था उन्होंने, यानी इन्हें स्थायी कूड़ाघर। किसको? नीति निर्देशक तत्वों को टीटी कृष्णामाचारी ने भावनाओं का स्थायी कूड़ाघर कहा था। आप इसे नोट करेंगे, यहाँ जगह नहीं तो मैंने इसे बोल दिया है। यानी टीटी कृष्णामाचारी ने नीति निर्देशक तत्वों को भावनाओं का स्थायी कूड़ाघर कहा था। और केसी वेयर जो थे, केसी वेयर ने इन्हें धार्मिक उपदेश की संज्ञा दी है। यानी ये धार्मिक उपदेश हैं। केसी वेयर, के मैं लिख देता हूँ, केसी वेयर
केसी वेयर ने नीति नेतृत्वों को धार्मिक उपदेश की संज्ञा दी है, यानी ये धार्मिक उपदेश हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाते हैं। क्वेश्चन पूछता है किसने नीति निर्देशक तत्वों को धार्मिक उपदेश की संज्ञा दी, तो केसी वेयर ने दी। और यदि पूछता है, क्या पूछता है कि किसने, यानी किसने नीति निर्देशक तत्वों को भावनाओं का स्थायी कूड़ागर कहा, तो टीटी कृष्णामाचारी थे। और बाकी भाग 3 भाग 4 को मिलाकर पढ़ने पर संविधान की आत्मा तथा चेतना कहा जाता है। इस प्रकार से हमने इसका वर्णन देखा। तो हमने बात किया अनुच्छेद यानी नीति निर्देशक तत्वों में बात करें डीपीएसपी में अनुच्छेद 36, 37, 38 और 39। और आप ध्यान रखेंगे अनुच्छेद 37 को ध्यान रखेंगे। अनुच्छेद 37 बार बार मैं आपको बता रहा हूँ, ये कहता है कि यदि इनका हनन होता है मौलिक यानी डीपीएसपी का मौलिक नीति निर्देशक तत्वों का, तो आप न्यायालय की शरण नहीं ले सकते। जैसे आप मूल अधिकारों के हनन पर आप न्यायालय जा सकते हैं, इनके हनन पर नहीं जा सकते। ये राज्य के ऊपर डाल दिया गया है, राज्य जब सक्षम होगा तो आपको देगा, कल्याणकारी राज्य की स्थापना ये करेगा। इसमें नीति तत्वों में व्यवस्था की गई है। तो चलिए हमने आज बात की भाग 4 नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो इसका हमने वर्णन किया और देखेंगे यहाँ से किस किस प्रकार से परीक्षा में प्रश्न आते हैं। आप इनका रिवीजन करें और एक बार नोट कर लें। चलिए तो आप इन्हें वीडियो को पॉज करके आप नोट करना चाहें तो कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इनके बारे में हमने वर्णन किया। तो आज के लिए इतना काफ़ी है आपके लिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों तक इसे शेयर करें, जो कि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और इसका लोग पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उसका फ़ायदा उठाएँ। चलिए तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अगले टॉपिक के साथ फिर मुलाकात करते हैं। नमस्कार।